नमस्कार साथियों। आज एक नया टॉपिक आप लोगों के बीच है। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, राज्य में सिंचाई को लेकर के मैं एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के बीच रख रहा हूं। ये मिसलेनियस टॉपिक है, विविध का टॉपिक है, जो आप लोग देखेंगे अभी। उत्तराखंड में जो सिंचाई की व्यवस्था है, उन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के आपके मन में जो डाउट्स होंगे, जो आप लोग पढ़ते हैं अब तक, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर क्लियर करके पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक करिएगा और अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का कार्य आप लोग करेंगे। चलिए, मैं ज़्यादा समय इस चीज़ में नष्ट नहीं करूंगा इंट्रोडक्शन वगैरह में, क्योंकि मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो है। लाइव क्लासेज आप लोगों के बीच हो नहीं पा रही है, ना आप लोगों की कोई विशेष टॉपिक पे क्वायरी आ रही है। अगर आपके क्वायरी आएगी तो ज़रूर लाइव क्लास भी चलेगी, अदरवाइज जो है इसी रूप में आप लोग इसे पढ़ते चले जाएंगे। देखिए, राज्य में सिंचाई व्यवस्था पर क्यों वीडियो लाया, ये भी आप लोग नीचे पढ़ लेंगे। क्यों आप इनसे आप लोग कितने सवाल बनने वाले हैं या बनते हैं, वो भी आप लोग देख लेंगे। बात करें, देखिए, उत्तराखंड में सिंचाई व्यवस्था की, तो उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र अधिकांश जो क्षेत्र है पर्वतीय है। तो यहाँ सिंचाई को लेकर के हमेशा जो है हम लोग या पर्वतवासी जो है, या ये कह लीजिए हिमालयवासी जो लोग हैं, वो आम तौर पर क्या करते हैं कि वो बारिश पर या बरसात के पानी पर ही निर्भर रहते हैं आम तौर पर कुछ मायनों में कुछ स्वरूप इसके बदलते हैं। क्या क्या स्वरूप बदलते हैं, उन्हीं को लेकर के हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात करें, देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में टोटल 11% और मैदानी भागों में लगभग 94% कृषि क्षेत्र जो है सिंचित है। यानी कि अभी भी जो पहाड़ का क्षेत्र है, आप लोग गौर करिए, पहाड़ में अब भी आपका 89% जो भूभाग है वो अभी भी जो है सिंचाई के दायरे में नहीं आता, बल्कि वो अभी भी बारिश में ही निर्भर है। जबकि मैदानी क्षेत्र की बात करें तो कुल कृषि क्षेत्र का 94% भाग जो है सिंचाई के अंतर्गत आता है, या सिंचाई से सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत या सिंचित जोन के अंतर्गत जो है ये शामिल होता है। बात करें राज्य में सबसे जो अधिक भूभाग है, जैसे मान लीजिए मैं हम बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग मोटा अगर हम लोग देखें 88% से अधिक जो हिस्सा है वो पर्वतीय परिदृश्य है, पर्वतीय हिस्सा है। तो पर्वतीय हिस्सा होने के कारण जो वहाँ का पूरा हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर है। और वहाँ अगर जो 11% भाग में सिंचाई हो भी रही, तो उन सिंचाई जो वो सिंचाइयाँ होती हैं वो पारंपरिक सिंचाई के साधनों से होती है, जिनमें गूलें, पोखरें, नहरें जो है इसमें शामिल होती हैं। और देखिए, अगर जिलों के आंकड़ों की बात करूं मैं, तो जिलों में सबसे ज़्यादा जो जिलों के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, जहां जो है सिंचाई होती है, तो पहले स्थान पर आपका उधम सिंह नगर आता है, फिर हरिद्वार आता है, फिर आपका नैनीताल आता है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम सिंचाई जो है चमोली में, फिर अल्मोड़ा में, फिर चंपावत जनपदों में होती है। और मैं जैसे भी देख लीजिए, पारंपरिक जो साधन कह रहा था, पूर्व काल में, यानी कि इससे पहले के दौर में, जब हमारे पास आधुनिक सिंचाई के साधन विकसित नहीं थे, उस समय हमारे यहाँ कुछ पारंपरिक साधनों का प्रयोग, या जल संरक्षण के लिए कह लें, या सिंचाई के लिए कह लें, कुछ ऐसे साधनों का प्रयोग होता था, जिन साधनों को आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, मैंने फ़ोटो के साथ इस चीज़ को इंक्लूड करने की कोशिश करी है। सबसे पहले आपका आता है गूल। आप लोग ऐतिहासिक गूलों में माधो सिंह भंडारी की ललूड़ी की गूल और माधो सिंह भंडारी की ही आपका मलेथा की गूल तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो गूल की बात करें तो देखिए, गूल का इतिहास आप लोग माधो सिंह भंडारी के लिहाज से, तो मैं अभी केवल ये रिकॉल करने के उद्देश्य में आप लोगों को माधो सिंह भंडारी का नाम ले रहा हूँ। आप लोग कम से कम माधो सिंह भंडारी के रूप में आप लोग पढ़ लेते हैं, या माधो सिंह भंडारी जहाँ आप लोग पढ़ते हैं वहाँ ये चीज़ जान लेते हैं कि हाँ, गूलों का भी कोई महत्वपूर्ण योगदान है, या गूल जैसी भी कोई चीज़ होती थी। ये गूलें होती क्या थी, ये एक तरीके से पहाड़ को काट कर, देख लीजिए, अगर आप गूल को देखें तो ये एक नहर है बेसिकली, जो पहाड़ को काट करके बनाई जाती हैं। ये तो मैंने एक प्रतीकात्मक चित्र आप लोगों के सामने रखा है कि एक पहाड़ से दूसरी तरफ जो सुरंगनुमा, एक तरीके से सुरंग कह लीजिए, सुरंगनुमा ये नहरें हैं, जिससे दो जटिल भौगोलिक परिवेश के वाले क्षेत्रों के बीच जो है पानी का संचय, या पानी को इधर उधर ले जाने के लिए जो है इनका प्रयोग होता था। ये बेसिकली एक तरीके की नहरी है, समझ लीजिए, जो क्योंकि अंडरग्राउंड नहर जैसे होती हैं, तो अंडरग्राउंड नहर है समझ लीजिए, जो उस समय क्योंकि साधन नहीं थे, तो वो साधनों को पूरा करने के लिए जो है इस प्रकार की गूलों का निर्माण किया जाता था। गूल के बाद दूसरा आपका नौला, और नौला का भी आप लोगों को बताऊं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं चंद राजवंश, आप लोगों ने पढ़ा होगा। चंद राजवंश मैंने वीडियो पूरी बना रखी है, तो उसे आप लोग देखेंगे। चंद और पंवार दोनों के दोनों ख़त्म कर लिया उत्तराखंड के इतिहास में मैंने, तो उसे आप लोग देखते हैं। तो वहाँ पर आप लोग सुनते हैं नौला लेक वगैरह सुनते हैं, या जो पर्वतीय क्षेत्र में लोग हैं वो आप लोग नौला जानते हैं। देखिए, ये एक तरीके से ये नीचे नौले का चित्र आप लोग देख लीजिए, ये आपका नौले का चित्र है। ये नौला क्या होता क्या है बेसिकली, कि प्राकृतिक जल स्रोत है, और उस जल
स्रोत में देखिए बावड़ी नुमा जो है ये बना दिया जाता है, जिसमें पानी एकत्र होता है। सीढ़ी नुमा ये जो क्षेत्र है वो बना दिया जाता है, जिसमें कि पानी एकत्र होता है और इस पानी को लोग पीने के लिए ही नहीं बल्कि विभिन्न स्रोतों के रूप में जो है यूज़ करते हैं। और इसके संचय के लिए या इसके संरक्षण के लिए ऊपर से देखिए एक मकान नुमा आकृति बना दी गई है। पुराने समय जो राजा के लेख वगैरह की हम बात कर रहे हैं, ये लेख राजा जब इसका निर्माण, ये सार्वजनिक संपत्ति है एक तरीके की, तो इस तरीके की जब राजा सार्वजनिक संपत्ति बनाता था, का निर्माण करता था, तो वहाँ पर वो अपने लेख भी जो है उत्कीर्ण करवाता था। तो ये भी जो है राजा जो है विशेष तौर पर उस समय, जिस समय हमारे पास अन्य स्रोत नहीं थे, उस समय जो है इनका निर्माण जो है हम लोग देखते हैं, उस समय इनका जो है निर्माण होता था। नेक्स्ट बात करें, देख लीजिए अगला नाम आपके सामने ही दिख रहा है, चाल खाल। चाल खाल की बात करें तो चाल खाल होते क्या हैं उसको भी देख लीजिए। चाल खाल बेसिकली क्या चीज़ है, चाल खाल को शायद मैंने नीचे चित्रित किया हुआ है। चाल खाल आप लोग नीचे चित्र में देख लीजिए। चाल खाल ये एक तरीके से तालाब ही है, समझ लीजिए। बेसिकली तालाब नुमा, तालाब में क्या होता है, आप लोग पूरी कंक्रीट मार्ग बनाते हैं, जिस भी स्वरूप में आप लोग तालाबों का निर्माण करते हैं। अगर आप क्या बोलते हैं मैदानी क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं तो आप लोग तालाब ही इसे कह सकते हैं, जिसमें आप लोग भैंसों इत्यादि का स्नान वगैरह करते हैं। पर पहाड़ी परिवेश में जो ये चाल खाल बनाए जाते हैं, बेसिकली ये कोई कहीं पर बड़े लंबे चौड़े, कहीं पर छोटे बनाए जाते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि जो वर्षा का जल आएगा इन चाल खालों में या इन छोटे तालाबों में एकत्रित होगा, और जब एकत्रित होकर एक स्थान पर एकत्रित होगा तो ऊंचे स्थानों पर एकत्रित होने का फ़ायदा ये मिलेगा कि वहाँ से अंडरग्राउंड वाटर जब वो बनेगा या अंदर को जब जाएगा तो रिस करके निचले हिस्से को जो है जल की आपूर्ति करने का काम करता है। इसलिए जो है चाल खाल वगैरह का निर्माण इस तरीके से किया जाता है। इस पे मैंने कुछ विशेष लिखा नहीं है। वर्षा जल के संरक्षण के लिए एक तरीके से गड्ढे नुमा जो है जो आकृतियाँ होती है वो चाल खाल कहलाती है, ये आप लोग समझ जाएंगे। नेक्स्ट तालाब। तालाब को तो मुझे लगता है मैदानी और पर्वतीय दोनों ही क्षेत्र के छात्र आसानी से समझ सकते हैं कि तालाब होते क्या हैं। और तालाब नुमा जो अन्य आकृतियाँ हैं हमारे यहाँ जो होती थी वो भी आप लोग जान लीजिए। तालाब नुमा अन्य आकृतियों में धान, बान और चुपटोला, ये महत्वपूर्ण 3 अन्य आकृतियाँ हैं। इनमें देखिए धान क्या होता था, एक तरीके से जो लोग अपने घरों के आसपास धान का निर्माण करते थे, और इस धान में होता क्या था कि ये तालाब नुमा ही आकृति है। बेसिकली अपने जो पाल्य पशु है, जो अपने क्या बोलते हैं पाले हुए पशु है, उनके जलपान और नहलाने के कार्य के लिए जो है इस धान का निर्माण जो है किया जाता था। ऐसे ही बान, गूल या कूल के माध्यम से, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जल स्रोत है, उस जल स्रोत से आप पानी लेकर के आते हैं किसी कूल या गूल के कूल मतलब पानी को कुलियाना, मतलब या एक तरीके से पतली नहरों का निर्माण करके जो है आप जिस क्षेत्र पर लेकर के आते हैं और किसी एक स्थान विशेष पर लाकर जो है एक छोटे से तालाब का निर्माण कर देते हैं, तो उसे आप लोग बांध कहते हैं बेसिकली। ऐसे ही चुपटोला, ये भी देख लीजिए। चुपटोला विशेष तौर पर जंगलों में जो है बनाए जाते हैं। ये जो जंगलों में पशु होते हैं, पशुओं के क्या बोलते हैं जलपान के लिए आमतौर पर जो वर्षा का जल संग्रहित हो उसके लिए जो है लोग बना देते हैं। इसमें गड्ढे नुमा आकृतियां बना दी जाती है और इसमें वर्षा का जल संरक्षित होता है। जैसे ऊपर आप लोग चाल खाल पढ़ रहे हैं ऐसे ही चुपटोला है, बस अंतर यह है कि चाल खाल बड़े आकार के होते हैं और चुपटोला बिल्कुल छोटे आकार के होते हैं। नेक्स्ट देखिए नलकूप। राज्य में नहरों के बाद सिंचाई का प्रमुख दूसरा साधन जो है वो नलकूप है, और नलकूपों के बारे में आपको बताने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं। फिर बात करें नहरें, ये सबसे महत्वपूर्ण जो सेगमेंट है आप लोगों का कि उत्तराखंड में जिससे सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है वो नहरें हैं। और नहरों से सिंचाई की बात करते हैं हम अगर, तो मैं पहले किनारे हो जाता हूँ। उत्तराखंड में जितनी नहरें हैं उन सारी नहरों का अध्ययन आप लोग यहाँ पर करने वाले हैं। फटाफट से उन नहरों पर मैं एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों के सामने रख देता हूँ जिससे कि आप लोग इन नहरों को पढ़ सकें। देखिए राज्य की बात करें तो राज्य में सबसे ज़्यादा जो नहरें हैं वो देहरादून में है, और इसीलिए जो है देहरादून को उत्तराखंड का वेनिस कहा जाता है। वेनिस इटली का शहर है, आप लोगों को पता है, जो नहरों के जाल में ही जो है पूरा का पूरा शहर बना हुआ है। और वहाँ यातायात के साधन के तौर पर भी नावें, जो नहर हैं उस मेन नहर में जो है नावों का संचालन किया जाता है। ऐसे ही उत्तराखंड में अब तो खैर देहरादून शहर एक ऐसा शहर हो गया जो कि मेट्रो सिटी कहा जा सकता है या बन जाएगा आने वाले समय में, पर इस समय यहाँ जो है सबसे ज़्यादा नहरों का जाल हुआ करता था, इस वजह से जो है उसे उत्तराखंड का वेनिस कहा जाता है। हालांकि अधिकतर जो नहरें हैं अब वो ध्वस्त कर दी गई हैं। ठीक, बात करें देखिए उत्तराखंड की प्रमुख नहरों की, तो प्रमुख नहरों में सबसे पहला नाम तो आप लोगों का आ रहा है ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर, इसका पूरा हिस्ट्री इसकी आप लोग देख लीजिए एक बारी।
राज्य की सबसे पुरानी जो है नहर है, जिसका निर्माण 1842 से 1854 के बीच किया गया। इस नहर को हरिद्वार के समीप जो है गंगा की दाईं ओर से निकाला गया है, दाएं ओर से निकाला गया है, जो हरिद्वार से कानपुर तक विस्तारित है। याद करें, अगर निर्माण की बात पूछ रहा है तो 1842 से 54 तक जो है इसका निर्माण किया गया। पर देखिए यहीं पर आप लोगों को पॉइंट दिख रहा होगा कि 1883 में 1983 में जो है इस नहर का आधुनिकीकरण किया गया। इस नहर का निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य था, उस समय जो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र था, वहाँ जो भीषण दुर्भिक्ष फैला था, सूखा पड़ गया था, उस सूखे से सबक लेते हुए ब्रिटिशर्स ने जो है इस नहर का निर्माण जो है करवाया था। और 1834 में जो है जो जिस दुर्भिक्ष की हम बात कर रहे हैं, जो सूखा गंगा यमुना दोआब में फैल गया था, वो इसका सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण गंग नहर का निर्माण जो है किया गया। और याद रखिएगा, और इस नहर का जिसने स्वीकृत किया था, जिस व्यक्ति को आधुनिक युग का भगीरथ कहा जाता है उत्तराखंड के लिहाज से, 1836 में जो है इस नहर का जो पूरा का पूरा प्लान तैयार किया था, वो पीबी काटले ने तैयार किया था। याद रखिएगा, इसे आधुनिक भगीरथ के रूप में जो है जाना जाता है। नीचे आप लोग ये पॉइंट पढ़ने वाले भी हैं। अगला बात करें, देखिए निचली गंगा नहर की, तो निचली गंगा नहर नरोरा बांध से सेंगर नदी और सिरसा नदी और फिर मैनपुरी ज़िले के सिकोहाबाद को पार कर आगे बढ़ती है। इसे गंगा नहर की भागनीपुर शाखा भी कहा जाता है। इसे 1880 में जो है खोला गया था। गंग नहर की जो 4 प्रमुख शाखाएं हैं, उन 4 प्रमुख शाखाओं में देखिए देवबंद शाखा, अनूप शहर शाखा, माड़ शाखा और हाथरस शाखा के रूप में जो है इस निचली गंग नहर की 4 प्रमुख शाखाएं हैं। इसका निर्माता भी काटले था, मैंने ऊपर बता दिया। इसे आधुनिक भगीरथ के नाम से जो है जाना जाता है। गंगा नहर या गंग नहर जिसे आप लोग कहते हैं, इसके बनने के बाद जो है पीवी काटले ने जो देहरादून का प्रसिद्ध डाट काली मंदिर है, डाट काली मंदिर 2 स्वरूपों में है। एक डाट काली मंदिर जो गोरखा काल में बना था, गोरखा काल में अमर सिंह थापा का जो पोता था बलभद्र सिंह थापा, उसने जो है एक मंदिर का निर्माण किया था। बाद में एक मंदिर जो, क्योंकि देखिए आप लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा होगा कि जो डाटकाली सुरंग है उसका निर्माता भी काटले ही था, तो डाटकाली मंदिर का निर्माण भी जो है इसी भगीरथ, आधुनिक भगीरथ कहे जाने वाले पीवी काटले ने जो है किया था। और ये पॉइंट मैं यहीं पे ऐड कर चुका हूँ कि डाटकाली मंदिर पूर्व में गोरखों के द्वारा निर्मित था, जो अलग है। दोनों अलग अलग मंदिरों के रूप में आप लोग पढ़ रहे हैं। फिर आता है आपका पूर्वी गंगा नहर, भीमगौड़ा, जो भीगगौड़ा हो गया, भीमगौड़ा है, जो भीमगौड़ा से निकली ये नहर जो है चंदोग, नगीना, नजीबाबाद, नेहटो, अलावपुर 5 शाखाओं में विभक्त है। इससे हरिद्वार, बिजनौर और मुरादाबाद जिलों में जो है सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट बात करें शारदा नहर, तो शारदा नहर जो है बनबसा चंपावत से निकाली गई ये नहर है। 1928 में शारदा नदी या काली नदी में जो है ये नहर बनाई गई थी। नेक्स्ट है जमरानी बांध परियोजना, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में सिंचाई की सुविधा के लिए शुरू ये योजना। बहुत विवादों के बाद अभी जा करके इसे फाइनल सैंक्शन किया गया है। ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो है परियोजना में या महत्वपूर्ण नहरों के रूप में ये शामिल होगा। नेक्स्ट है रामगंगा नहर, पौड़ी के कालागढ़ बांध से निकाल करके जो है इस नहर को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में जो है सिंचाई का कार्य के लिए इसका निर्माण जो है किया गया है। नेक्स्ट है आपका भीमताल नहर, भीमताल में वैसे तो बहुत छोटी नहरें और निकाली गई है, पर सिंचाई व्यवस्था जो भीमताल का मैदानी क्षेत्र है वहाँ करने के लिए भीमताल जो झील है वहाँ से जो है इन नहरों का निर्माण किया गया है। ऐसे ही टिहरी बांध, ये भी सिंचाई का प्रमुख साधनों में से एक है। अब टिहरी बांध की बात करें तो भागीरथी विलंगना के तट पर है, विश्व का चौथा और भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये आप लोग जानते हैं। 260.5 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि लगभग 855 फीट की ऊंचा लगभग ये बांध है। इसे सुमन सागर, स्वामी रामतीर्थ सागर इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, और इसके अलावा राष्ट्र का गांव की उपमा भी इसे दी जाती है। 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ ये क्षेत्र, ये बांध है, ये सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण इकाई है। अब आप लोग ये भी जान लीजिए कि इस बांध के निर्माण के समय जो है 1996 में हनुमंथा राव समिति का जो है गठन किया गया था, और ये हनुमंथा राव समिति की ही सिफारिश थी। उसके बाद जो है इसे सैंक्शन किया गया, अग्रसारित किया गया। दरअसल हनुमंथा राव समिति का जो सृजन किया गया था, ये सृजन इसलिए किया गया था कि पर्यावरणीय जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान का अध्ययन करने के लिए। हालांकि बात तो मानी नहीं किसी भी सिफारिश समिति या किसी भी सिफारिश की। और याद रखिए, देखिए टिहरी बांध से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश को जो है बिजली प्राप्त हो रही है। इतने सारे राज्य जब इसका लाभ उठा रहे हैं तो सीधी सी बात है, कौन सुन रहा था उस समय,
नेक्स्ट आपका देखिए देहरादून की नहरों में हम लोग आ चुके हैं। राजपुर नहर की बात करें तो राजपुर नहर, इस नहर का निर्माण करने का जो श्रेय जाता है मूल रूप से पृथ्वीपति शाह की माता रानी कर्णावती को जाता है। आप लोगों ने महारानी कर्णावती के समय पढ़ा भी था। रिस्पना नदी से पानी लेकर ये नहर जो है झंडा साहिब के सामने तालाब तक जाती थी। 1820 के आसपास इस नहर का जिम्मा जो है श्री गुरु रामराय दरबार साहिब ने संभालना शुरू कर लिया था और फिर 1840 में इस नहर का जो पुनरुद्धार करवाया वो पीवी काटले ने ही करवाया। नेक्स्ट देखिए, पीवी काटले ने इस क्षेत्र में बहुत सारी नहरों का निर्माण किया, उनमें से कटा पत्थर नहर अगली आती है। इस नहर का डिजाइन भी पीवी काटले ने 40 से 41 के बीच 1840-41 के बीच जो है तैयार किया था। ये नहर 1847 में जाकर के तैयार हुई। ये जो नहर है यमुना नदी के पानी पर बनी हुई है या यमुना नदी पर से पानी लेकर के बनी हुई है। 1902 में यहाँ जो बाढ़ आई थी उससे नहर नष्ट हुई, तो फिर वर्तमान जो नहर है वो 1903 में बनाई गई। ये कटा पत्थर नहर हो गई। नेक्स्ट बीजापुर नहर, ये भी जो है काटले की ही देन है। 1837 में जो है काटले ने इसका डिजाइन बनाया था। ये पूर्वी टॉन्स नदी पर विजयपुर गांव के से निकलती है। आप लोग जब गढ़ी कैंट पार करते हैं तो जस्ट आप लोग अगर मान लीजिए गढ़ी कैंट से ऊपर निकलते हैं, मसूरी वाली रोड जो आती है आपका, किमाड़ी वाली जो रोड सड़क है, उस सड़क पर आप लोग आगे जाते हैं तो बीजापुर नहर आप लोगों को देखने को मिलेगी। 1839 में जो है इसका कार्य प्रारंभ किया गया और मात्र 1 साल में जो है बनकर के तैयार हो गई। और गढ़ी क्षेत्र में जैसे ये पहुंचती है 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक कांवली नहर और दूसरी कोलागढ़ नहर। और इस नहर का जो शीर्ष हिस्सा है उसे 1905 में जो है तैयार किया गया था। नेक्स्ट आपका खलंगा नहर, ये भी देहरादून की नहर है। सोंग नदी पर जो है ये नहर 1860 में बनाई गई थी। मालदेवता से शुरू होकर रायपुर क्षेत्र में जो है ये नहर जाती थी और जाकर के जो है 1902 में बालावाला और नथुवाला में जो लघु नहरों का निर्माण जो है इसी नहर के 2 स्वरूपों में बांट करके जो है किया गया। नेक्स्ट है जाखन नहर, वो 1863 में जाखन नदी पर जो है ये नहर बनाई गई और जाखन से जो है रानी पोखरी तक ये नहर विस्तारित थी। नेक्स्ट, अब है भी कह लीजिए या थी भी कह लीजिए, क्योंकि अब इनका स्वरूप लगभग समाप्त हो चुका है, इनको पार्ट दिया गया है। धर्मपुर नहर, रिस्पना नदी पर जो है ईस्ट कैनाल नाम से, आप लोग देहरादून में अगर आप जानते हैं तो ईसी रोड नाम से नाम आप लोग जिस सड़क को जानते हैं वो सड़क जो है ईस्ट कैनाल इसी नहर के ऊपर बनी है। ईस्ट कैनाल के नाम से जो है जाना जाता है, पूर्वी कैनाल के तौर पर इसे जाना जाता था। और बंगाली कोठी से आगे जो है खेतों में मिल जाती थी। ये पूरी की पूरी ईसी रोड वाला जो जोन है आप लोग इसे समझ लीजिए। इस नहर के साथ जो बनी हुई सड़क है जिसको मैं आप लोगों को बता चुका, ईसी रोड कहा जाता है। ईसी रोड का मतलब ही ईस्ट कैनाल रोड है बेसिकली। ये नहर आगे जाकर के जो है कारगी नहर कहलाती थी, जो कि बंजारावाला के खेतों को सिंचित करती थी। खैर अब आप लोगों के लिए क्योंकि ये इतिहास हो चुका है तो ज़्यादा महत्ता नहीं रखता। और नेक्स्ट हल्द्वानी नहर, हल्द्वानी शहर के बीचों बीच जो है ट्रेल ने जो है इस नहर का निर्माण करवाया था। देन आती है लस्तर नहर। लस्तर नहर 1970 के दशक में जो है इस नहर का निर्माण किया गया था। ये नहर उस समय सबसे ऊंचाई पर बनने वाली सबसे लंबी नहर लगभग थी। 30 किलोमीटर लंबी जो है ये नहर थी। इसमें देखिए जखोली ब्लॉक, रुद्रप्रयाग के बांगर, सिलगढ़, लशियापट्टी के दर्जनों गाँव को सिंचाई की सुविधा देने वाली ये नहर, ये वही नहर है जिस नहर में माधो सिंह भंडारी का जो मूल गाँव ललूड़ी था, ललूड़ी गाँव में जो माधो सिंह भंडारी ने ललूड़ी की गूल बनाई थी, इसी नहर के बनाते समय वो गूल भी ध्वस्त हो गई थी। नेक्स्ट इसके अलावा देख लीजिए बहुत सारी अन्य छोटी मोटी नहरें हैं जिनका मैं यहाँ पर आप लोगों के पास कोई विचार प्रस्तुत नहीं कर रहा या कोई भी टॉपिक उसमें मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। आज मैं जो सिंचाई व्यवस्था पर जो मेरा टारगेट था बहुत स्पीड में लेते हुए मैंने इसे ख़त्म कर दिया है। कोई कन्फ्यूजन अगर आप लोगों के जहन में रह गया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी विशेष टॉपिक पर आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करें, जैसे कि मैं पहले पूर्व में कई बार कह चुका हूँ। और क्योंकि समय कम है फ़िलहाल तो मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा, पर हाँ आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं लाइव क्लासेज के माध्यम से भी आप लोगों से जुड़ूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों की जो क्वायरीज़ है उन्हें उसका निपटान मैं कर सकूं, उसका निपटारा मैं कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। आगे अन्य लोगों तक आप लोग वीडियो बढ़ा दीजिएगा जिससे कि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, मोटिवेशनार्थ एक थम्स अप करना ज़रूर न भूलें आप लोग, यानी कि लाइक का बटन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए आप लोगों ने, क्योंकि समय निकाल कर जैसे तैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप लोगों को भी उसकी कहीं ना कहीं अवमानना नहीं करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। अगले दिन मैं मिलूंगा अगले टॉपिक पे। आप लोग अगर टॉपिक लिख के देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही रैंडमली किसी भी टॉपिक पे वीडियो आप लोगों के सामने आएगी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया आप लोगों का।